जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 16वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कंपनी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ। हमने देखा था कि कंपनी को 1765 के बाद से भारत पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने लगे थे। 1765 से लेकर 1857 तक भारत में कंपनी का शासन रहता है। उसके बाद एक क्रांति घटित होती है जो कि हम 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसके फलस्वरूप कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन की शुरुआत हो जाती है। हम लोग इस सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों को दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक, जब कंपनी का शासन भारत में शुरुआत होता है, और दूसरा कि कंपनी का शासन भारत में समाप्त होता है। इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग 1765 से लेकर 1858 के बीच में कंपनी शासन की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने न्याय व्यवस्था, उसके बाद सिविल सर्विसेज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लगान पद्धति, सेना, पुलिस, यह सबका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कंपनी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ क्या थी। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सन 1813 याद कर लीजिएगा, सन 1813 AD तक कंपनी भारत की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। यहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी कंपनी ने। केवल कंपनी को व्यापारिक हित ही इसका सर्वोपरि था, माने कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना था, लाभ कमाना था। लेकिन क्या हुआ कि परिस्थितियाँ जो होती है मजबूर एवं प्रेरित कर देती है कोई भी काम करने के लिए। परिस्थितियाँ इतनी ताकतवर होती है कि विरोधों को जज्ब यानी कि बर्दाश्त कर लेती है। तो देखते हैं कि क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार होते चले गए। ठीक है, जिसका प्रभाव आज भी हमें दिखाई देता है। अगर कंपनी ने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव या सुधार नहीं किए रहते तो बहुत सारी बुराइयां आज भी मौजूद होती। तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट रहा है ब्रिटिश शासन का भारतीय दृष्टिकोण से। देखते हैं सबसे पहले कि ब्रिटेन की परिस्थितियाँ क्या थी। 1800 AD के आसपास हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन की परिस्थितियाँ क्या थी, क्योंकि 1813 AD तक कंपनी ने भारत में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। यानी कि पूरे के पूरे यूरोप पर उपनिवेशों को छोड़कर, जो ये इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे वहाँ पर छोड़कर 3 क्रांतियों का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। यानी कि 3 क्रांतियाँ देखेंगे कौन कौन सी 3 क्रांतियाँ थी पूरे यूरोप को प्रभावित की, जिससे मानवीय चेतना अंगड़ाई लेकर खड़ी हो गई थी। मानवीय चेतना पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति, विश्व इतिहास में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति का अध्ययन किया था, जिसका समय का 1789 AD है। आपने विश्व इतिहास का लेक्चर नहीं किया है तो आप लोग में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर विश्व इतिहास की सीरीज को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिलेबस के अनुसार मैंने पढ़ाया है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये फ्रांस की क्रांति का क्रक्स रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसने 3 मंत्र दिए। फ्रांस की क्रांति ने क्या दिए? 3 मंत्र दिए, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जिसे हम लोग 3 डायमंड्स कहते हैं, 3 चमकीले डायमंड्स कहते हैं। इस फ्रांस की क्रांति का चौतरफा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो किन किन क्षेत्रों में पड़ा और किस पर ज़्यादा पड़ा, इस समझने का प्रयास करते हैं। इसने 3 डायमंड दिए थे, 3 चमकीले डायमंड के रूप में। सबसे पहले इसने स्वतंत्रता दी, फ्रीडम, यानी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, इसे गुलाम नहीं बनाना चाहिए। समानता, इक्वालिटी, सभी मनुष्य समान है, इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गोरे काले, नाटे छोटे या बड़े, अमीर गरीब, इन सब में भेद नहीं होना चाहिए। बंधुत्व, फर्टिनिटी, सभी एक दूसरे को बंधुत्व की भावना से रखें, सभी प्रेम से रखें। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन तीनों मूल मंत्रों का, इन तीनों चमकीले डायमंड का सबसे ज़्यादा प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा। आप किसी को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं, ऐसा लोगों के मन में उत्पन्न होने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसका वैचारिक दृष्टिकोण, वैचारिक फैलाव लोगों के बीच में होता गया, और होते होते बहुत सारी बदलाव दुनिया में हमें देखने को मिलता है। किसी को आप गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं, एक वर्ग के हित में आप फैसला नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ से देखेंगे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आपके सामने दिखाई देने लगता है। तो ये रही फ्रांस की क्रांति, और 2 क्रांतियों का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। दूसरी क्रांति होती है बौद्धिक क्रांति। इसने मानवीय चेतना को झकझोर कर रख दिया, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। इसी की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, बौद्धिक क्रांति की वजह से ही फ्रांस की क्रांति हुई। लोगों में स्वतंत्रता की भाव पैदा हुआ।
जीन जैकस रूसो, एक जीन जैकस रूसो विचारक रहे हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो हर जगह बंधनों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। जैसे कि राज्य की बंधनों से, व्यवस्थाओं के बंधनों से लोगों ने इसे गुलाम बनाकर रखा है। इसलिए कहते हैं कि ये वैचारिक क्रांति इन्हीं स्वतंत्रता के भावों से पैदा हुई, जो कि आगे चल के हमें फ्रांस की क्रांति में ये तत्व दिखाई देने लगते हैं। दूसरे होते हैं फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, वॉल्टियर, इमैनुअल कांट, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम। इनके विचारों ने भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये बहुत ही प्रसिद्ध बौद्धिक व्यक्ति रहे हैं। इनकी बातें सुनने के बाद लोगों में ज़बरदस्त बौद्धिक क्रांति हुई। लोगों के मस्तिष्क में नई विचारधारा के तत्व उभरे, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आता है। मानवतावाद का विचार फैला। मनुष्य यानी कि श्रेष्ठ है। मानवतावाद के विचार में कहा जाता है कि मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य को साधन नहीं बना सकते, मनुष्य अपने आप में ही साध्य है। अभी तक मनुष्य को उच्च वर्गों के हितों के पूर्ति के लिए साधन बनाया गया है। जैसे कि उच्च वर्गों के लिए नौकर का काम करते हैं, राज्य के लिए रक्षा का, सैनिक के रूप में रक्षा का काम करते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हर कार्य मनुष्य के हित की दृष्टि से किया जाना चाहिए। इसी धरती पर मनुष्य का हित सर्वोपरि है। यानी कि मानवतावाद का विचार तीव्र गति से पनपा और उदारवाद फैलता चला गया। आइए देखते हैं उदारवाद में होता क्या है। बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप उदारवाद के विचार पनपे हैं। हम देखते हैं कि उदारवाद होता क्या है। यहाँ उदारवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि मनुष्य के संकीर्ण सोच से मुक्ति मिलती है, जिसमें धर्म, परंपराओं, संबंधों के संकीर्णताओं से मुक्त होना होता है। मनुष्य को विशाल हृदय वाला बनना होगा। तीसरा है, इससे व्यक्ति तर्क प्रधान होने लगा, यानी कि कार्य कारण संबंध को समझने लगा। ये उदारवाद का प्रभाव होने लगा है। कार्य कारण संबंध की बात करें तो अब मैं किसी भी बात पर इसलिए विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि वह हजारों सालों से चली आ रही है। व्यक्ति ने कहा है, ग्रंथों में लिखा है या दैवीय आदेश है, इस पर मैं भरोसा न करके इसे बातों को तर्क की कसौटी पर कसूंगा। उसके बाद देखेंगे कि समाज को परंपराओं पर आधारित था, वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। उदारवाद के कारण जो समाज जो परंपराओं पर आधारित था वो ध्वस्त होने लगी। इसके बाद देखते हैं तीसरी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस की क्रांति, बौद्धिक क्रांति के तथा तीसरी क्रांति औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप देखेंगे कि इसका आधार जो होता है विज्ञान रहता है। यह विज्ञान कार्य कारण संबंध बनता है। जो विज्ञान होता है कार्य कारण संबंध बनता है, ये वाला आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे विज्ञान ने मशीनों को जन्म दिया एवं पूरी दुनिया में उद्योगों का विकास हुआ। अब देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति का मनुष्य की चेतना पर क्या प्रभाव डाला, मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डाला। औद्योगिक क्रांति का मानसिक जगत पर प्रभाव को देखें तो यह मनुष्य की क्षमता पर विश्वास को बढ़ा दिया, क्योंकि मनुष्य ने बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया था। मनुष्य के आविष्कार के माध्यम से हम समुद्र के सीने पर दौड़ लगा सकते हैं, यानी कि जहाज़ के माध्यम से हम लोग समुद्र पर चल सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं हवाई जहाज़ के माध्यम से, और हज़ारों किलो वजन मशीनों के माध्यम से उठा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य की क्षमता पर विश्वास बढ़ा। उसके बाद देखते हैं कि मनुष्य की कीमत बढ़ने लगी थी, लेकिन क्या हुआ कि समाज में संकट पैदा हो गया था। क्या हम लोग ने औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का हम लोगों ने शुरुआत देखा था कि औद्योगिक क्रांति के बाद से पूंजीवादी समाज की स्थापना होने लगी। इस वजह से क्या हुआ कि पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगे थे। श्रमिक जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में रहा करते थे। इनकी स्थिति बहुत ही गंदी थी। ये गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर थे। काम करने की अवधि थी बहुत ज़्यादा थी। शोरगुल वाले स्थान पर रहा करते थे, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य की कीमत पर भी काम करते थे और स्वास्थ्य इनकी खराब भी हो जाती थी। इनको छुट्टी बहुत कम मिलती थी और मजदूरी भी बहुत कम मिलती थी। तो इस वजह से हम देखेंगे पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं। ये सब परिस्थितियाँ मनुष्य को एक तरीके से हिला कर रख दी। ये सारी परिस्थितियाँ मनुष्य को हिला कर रख दी। फिर बौद्धिक क्रांति के तहत आते हैं कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स का नाम उभरा। इन्होंने मार्क्सवाद के तहत साम्यवाद और
समाजवाद की सामाजिक संरचना को जन्म दिया। ये जो व्यवस्था होती है ये शोषण मुक्त व्यवस्था होती है, ठीक है ना। ये शोषण के विरुद्ध में ये व्यवस्था आई हुई थी। ये पूरे के पूरे यूरोप में हो रही है। और लेकिन क्या हो रहा था कि ये सारी व्यवस्थाएं यूरोप में हो रही थी, लेकिन इसका हलचल उपनिवेशवादी राष्ट्रों में भी हो रहा था। उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्रों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। उपनिवेशवाद में हम लोग आते हैं, जैसे कि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, और अफ्रीका के देशों में भी ये उपनिवेशवाद वहाँ था। यहाँ भी इन बौद्धिक क्रांतियों का गूंज सुनाई दे रही थी, जिसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि किसके माध्यम से मतलब कि भारत में प्रवेश किया। ये जितने भी बौद्धिक क्रांतियाँ हुई किसके माध्यम से भारत में प्रवेश किया, तो देखें कि कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी भारत आते थे, उनके माध्यम से ये बौद्धिक क्रांति भारत में प्रवेश की। उसके बाद देखेंगे 1850 AD तक भारतीय लोग थे, ब्रिटेन गए, और वहाँ से आने के बाद सामाजिक संरचना हम लोगों के अधिकार के बारे में बताते थे। 1850 AD के बाद भारतीय ब्रिटेन जाने लगे थे पढ़ाई के लिए, चाहे अन्य चीज़ों के लिए। तो वहाँ जाते थे और देखते थे कि वहाँ की सामाजिक संरचना कितनी खुलीपन है। वहाँ पे जितने भी बुराइयाँ हैं जो भारत में मौजूद है, जैसे सती प्रथा है, विधवा विवाह है, ये पुनर्विवाह की प्रचलन था, वहाँ बाल विवाह की व्यवस्था नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। ये सारी चीज़ें वहाँ से देखकर आ रहे थे, जिसमें राजा राम मोहन राय प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की सामाजिक संरचना में देखते थे, कितना खुलापन है, उदारवाद है, लोग एक दूसरे से मतलब कितने बौद्धिक तरीके से जी रहे हैं, वहाँ पर कितनी स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ों को वो आकर बताते थे और लोगों के अधिकार के बारे में बताते थे। ये जो हम देश थे और हम गुलाम थे, वहाँ पर गुलामी में हमें अपने अधिकारों का पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही स्वतंत्र होंगे हमें अपने अधिकारों का पता लगने लगता था। तो ब्रिटेन के लोग वहाँ स्वतंत्र थे, उन पर कोई गुलाम नहीं बनाया था, उनको कोई गुलाम नहीं बनाया था। तो उन सारी स्वतंत्रताओं की चर्चा ये लोग भारत में आकर करते थे, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं, विचारों की जो लहर होती है, सरहदों को नहीं मानती है। जो हवाएं हैं अगर भारत में बह रही है तो वही हवा पाकिस्तान में भी बह सकती है। जो विचार अगर पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ तो भारत में प्रवेश कर सकती है। ये सरहदों को नहीं मानती है, इसे रोका भी नहीं जा सकता, ये बहती जाती है। इन्हीं के माध्यम से भारत में भी बहुत सारा बौद्धिक क्रांति हलचल हुआ, भारत में हलचल उत्पन्न हुआ इन्हीं के माध्यम से। तो देखते हैं कि भारत में कौन कौन से वर्ग पैदा होते हैं इनके माध्यम से। अभी तक हम लोगों ने यूरोप की स्थिति देखा और देखा कि वहाँ 3 बौद्धिक क्रांतियाँ हुई, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में हलचल मची, ठीक है ना। तो वहाँ पर बौद्धिक क्रांति के अलावा देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति भी होती है और औद्योगिक क्रांति भी होती है। ये पूरी की पूरी मानवीय चेतना को झकझोर कर रख देती है, जिसका प्रभाव उपनिवेशों पर भी पड़ता है और उपनिवेशों पर प्रभाव उनके अधिकारियों के माध्यम से प्रवेश करता है। तथा उपनिवेश के लोग अगर वो यूरोप के राष्ट्रों में जाते हैं, वहाँ की सामाजिक संरचना एवं स्वतंत्रता को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं और अपने देश में आकर उसकी चर्चा करते हैं। इस वजह से उस उपनिवेशवादी राष्ट्रों में भी उपनिवेशवाद का शिकार राष्ट्रों में भी ये बौद्धिक क्रांति प्रवेश करती है और मानवीय चेतना को झकझोर कर रख देती है। उनके अंदर भी हलचल पैदा करती है, स्वतंत्रता की भूख जगाती है और जितने भी उदारवादी विचार हैं उसके प्रति ललायित हो उठते हैं, उसके प्रति ललायित हो उठते हैं जो उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्र हैं। तो आइए देखते हैं कि उसके बाद उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्रों में क्या स्थितियाँ थी। तो सबसे पहले हम लोग अपने भारत की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे कि भारत की बौद्धिक स्थिति क्या थी 1800 AD के आसपास, यानी कि उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। तो बात करें तो भारत में बौद्धिक दृष्टि से 3 वर्ग दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ग आता है रूढ़िवादी वर्ग, जिसे ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, परंपरावादी यानी कि ट्रेडिशनलिस्ट वर्ग दिखाई देता है हमें। यह वर्ग अपने आप को मानकर चलता था कि भारत श्रेष्ठ है, इसकी संस्कृति श्रेष्ठ है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप भी हो रहा है तो न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए एवं धीरे धीरे होना चाहिए। ये यूरोप एवं भारतीय सभ्यता में भिन्नता को स्वीकार करते थे, परंतु ये कभी नहीं मानते थे कि हमारी सभ्यता उनकी तुलना में निकृष्ट है। ये कहते थे कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो है यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से भिन्न है, लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करते थे कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है यूरोप से निकृष्ट है, यानी कि नीचा है, कम है, यानी कि बौद्धिक नहीं है, यानी कि देखेंगे कि ये खराब नहीं है, ऐसा मान कर चलते थे।
भारत की सभ्यता प्राचीन एवं उन्नत है। ये मान के चलते थे कि भारत की जो सभ्यता है प्राचीन एवं उन्नत है, आप हस्तक्षेप करके इसको क्यों बिगाड़ना चाहते हैं। ये भारतीय दर्शन संस्कृति का ये गुणगान करते हैं। जो भी अपने जो रूढ़िवादी वर्ग होता है, भारतीय दर्शन जो भी रहा है, संस्कृति रही है, उसका गुणगान करते हैं। और यह सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय दर्शन और संस्कृति बहुत दोयम दर्जे की थी। दोयम दर्जे के नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा ऊँचे दर्जे की थी। परंतु यह बात चौथी और पाँचवीं शताब्दी तक ही लागू होती है कि जो भारतीय संस्कृति और जो दर्शन था बहुत ही उच्च पटल पर था। इसलिए हम लोग विश्व गुरु कहे जाते हैं, जिसमें हमें वेद, दर्शन, कई तरह के आप लोगों को पुराण नज़र आएंगे। तो ये बहुत सारे बौद्धिक क्रांतियाँ हुई, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, विज्ञान पर लिखे गए, ठीक है ना। तो रेखा गणित हमें देखने को मिलता है, बीज गणित देखने को मिलता है। तो बहुत सारे जो शासक रहे हैं वो बहुत ज़्यादा विद्वान रहे हैं, ऋषि मुनियों का देश रहा। इन्हीं वजह से हम लोग क्या कहलाते हैं, विश्व गुरु। परंतु ये बात चौथी पाँचवीं शताब्दी तक ही ठीक थी, उसके बाद भारत पिछड़ता हुआ चला गया। उसके बाद देखेंगे भारत में जो शिक्षा थी, भारत में शिक्षा जो हो रही थी उसे संस्कृत भाषा में होना चाहिए, ऐसा ये लोग समर्थन करते थे। भारत में शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाए, ये अंग्रेजी भाषा के विरोध में रहते थे, रूढ़िवादी या परंपरावादी। बाल विवाह को ये स्वीकार करते थे कि ये जो बाल विवाह है होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी परंपरा में है। लेकिन वहीं पर प्रगतिशील लोग हैं, इसे जो बाल विवाह को स्वास्थ्य, जनसंख्या, मानसिकता के आधार पर तौलते थे और बाल विवाह को अस्वीकार करते थे। इसके समर्थकों में बात करें तो आप लोग कुछ नाम याद कर लीजिएगा। रूढ़िवादी समर्थकों में वारेन हेस्टिंग्स थे, एडमंड बर्क थे, थॉमस मोनरो थे, मेटकॉफ थे। भारतीय परंपरा को इन्होंने स्वीकारा और हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, ये सारे जो थे, ठीक है। तो ये रूढ़िवादी वर्ग थे। और भी देखते हैं इसके आगे। भारत की बौद्धिक स्थिति यानी कि 1800 एडी के आसपास भारत की जो बौद्धिक स्थिति थी, उसके दूसरे वर्ग के रूप में हम लोग प्रगतिशील वर्ग को देखते हैं। ये प्रोग्रेसिव वर्ग या प्रोग्रेसिव क्लास को देखते हैं। सन 1800 एडी के आसपास यह वर्ग तेज़ी से उभरा क्योंकि यूरोप की मानसिकता में बदलाव आ रहा था। इससे प्रभावित लोग भारत को एक अलग नज़रिए से देखते थे। भारत के प्रति नज़रिया का ये कटु आलोचक हो गए। ये कहते थे कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति पतनोन्मुख है, यानी कि नीचे की ओर जा रही है, ख़त्म हो रही है। भारत की जो सभ्यता है अशिष्ट लोगों की सभ्यता है, अनपढ़ लोगों की सभ्यता है, गंवार लोगों की सभ्यता है। इसके बाद देखते हैं संस्थाओं की बात करें तो यहाँ भी जो संस्थाएं हैं, जैसे समाज के रूप में जो संस्थाएं विकसित हुई है वो गतिहीन है, मृत प्राय है, सड़ गल गई है, ये भ्रष्ट संस्थाएं हैं। उसके बाद शिक्षा की बात करें तो भारत को केवल अंग्रेजी शिक्षा से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। संस्कृत में इतना दम नहीं है कि आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताओं को ये पूर्ति कर सके। संस्कृत को शिक्षा का माध्यम न बनाकर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। ये कहते थे कि ब्रिटेन की संस्थाएं शिक्षा, सभ्यता, गतिशील, महान और श्रेष्ठ है। जो भी इंग्लैंड में संस्थाएं विकसित हुई है, शिक्षा व्यवस्था है, सभ्यता है, वो गतिशील है, महान है, श्रेष्ठ है, मनुष्य के सिद्धांत पर है। ये जितने भी चीज़ें हैं मनुष्य के सिद्धांत पर है, मनुष्य को महत्व देता है। भारतीय दर्शन संकीर्ण, अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है। ये कहते थे कि भारत जो है मूलतः सपेरों का देश है, जादू टोनों का देश है, अंधविश्वासों का देश है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैज्ञानिकता है। यानी कि ये तो बात पूरी तरह से तो सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही मान सकते हैं। ये सारी बातें जो थी, अवैज्ञानिक था, सपेरों का देश, अंधविश्वास, जादू, कुछ हद तक तो ये सही है। भारत अशिष्ट एवं गतिहीन समाज है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सभ्य बनाएं, जिसे हम लोग वाइट मैन बर्डन थ्योरी कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि गोरे के ऊपर बोझ है। वाइट मैन बर्डन थ्योरी के तहत ये कहते हैं अंग्रेज के गोरों के ऊपर बोझ है कि काले लोगों को सभ्य बनाया जाए, इसलिए ईश्वर ने हमें यह जिम्मेवारी सौंपी है। इस थ्योरी के माध्यम से, वाइट मैन बर्डन थ्योरी के माध्यम से, ये उपनिवेश पर जो उपनिवेशों पर शासन को ये न्याय संगत ठहराते थे। जो उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्र थे उन पर ये शासन करते थे, उस शासन को ये वाइट मैन बर्डन थ्योरी के माध्यम से सही ठहराते थे और कहते थे कि गोरों के ऊपर यानी कि अंग्रेजों के ऊपर बोझ है काले लोग, अफ्रीकी लोग, हम लोग हो गए भारतीय लोग। काले लोगों पर बोझ है कि गोरे लोगों पर बोझ है कि काले लोगों को सभ्य बनाया जाए, इसलिए ईश्वर ने हमें यह भेजा है। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशवादी सत्ता को न्याय संगत ठहराना। तो यह रहा अपना भारत का बौद्धिक स्थिति में दूसरी स्थिति थी कौन,
प्रगतिशील वर्ग। अब देखते हैं तीसरी स्थिति को। भारत में बौद्धिक स्थिति के अंतर्गत तीसरी व्यवस्था थी रेडिकल्स की। सबसे पहले हम लोगों ने रूढ़िवादी लोगों को देखा, उस जिसे हम लोग परंपरावादी समाज कहते हैं, परंपरावादी लोग कहते हैं। दूसरा था अपना प्रगतिशील वर्ग और तीसरा अपना है रेडिकल्स वर्ग। ये बीच बीच के होते हैं, ये बीच बीच के लोग होते हैं। ये मानते थे कि भारत पिछड़ा है एवं यूरोप विकसित हैं। ये मानते थे कि भारतीय पिछड़े हैं और यूरोप के लोग विकसित हैं। विवेक, बुद्धि और विज्ञान का इस्तेमाल करके कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। इनका मानना था कि विवेक, बुद्धि और विज्ञान का इस्तेमाल करके कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और भारतीय समाज इसका प्रयोग करके आगे बढ़ सकता है। इसके बाद देखते हैं ये वर्ग बाद में आया, यानी 1825 से 30 के आसपास ये वर्ग उभरा। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, परंतु इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ये वर्ग शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन इसका जो इसने इफेक्ट छोड़ा, प्रभाव छोड़ा, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। बौद्धिक दृष्टि से देखें तो भारतीयों में भी 3 वर्ग थे, रूढ़िवादी वर्ग, प्रगतिशील वर्ग और रेडिकल्स। वहीं पर अंग्रेजों में भी थे रूढ़िवादी वर्ग, प्रगतिशील वर्ग और रेडिकल्स। तो यहाँ पर भारतीयों में सबसे बड़ी संख्या होगी रूढ़िवादी वर्गों की, ये सबसे ज़्यादा संख्या में थे, और सबसे कम जनसंख्या प्रगतिशील वर्ग के थे और बीच बीच के थे रेडिकल्स थे। इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाने को बात कहा जाता है, क्योंकि देखेंगे आगे क्यों मध्यम मार्ग को अपनाने की बात हो जाता है। ये मध्य के थे रेडिकल्स, ये पढ़ा लिखा भारतीय, जिसमें राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। ये अपनी कमियों को जानते हैं, ये जानते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं। जहाँ पर रूढ़िवादी वर्ग अपने संस्कृति और सभ्यता पर अड़े हुए हैं और उसे श्रेष्ठ मान रहे हैं, वहीं प्रगतिशील वर्ग भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पतनोन्मुख बता रही है, नीच बता रही है, निकृष्ट बता रही है। वहीं रेडिकल्स क्या होता है कि अपनी कमियों को ये जानते हैं, ये रेडिकल्स वर्ग है, अपनी कमियों को जानते हैं और उससे दूर करने का तरीका भी निकालते हैं। तो ये रेडिकल्स बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। इसी कारण से ये भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन ये परिवर्तन धीरे धीरे हो, क्रमशः हो, ताकि जो समाज की बुनावट है वो टूटे नहीं। अचानक से कोई झटका न लगे कि हमने ये परिवर्तन कर दिया और समाज में उथल पुथल मच जाए। इन्हीं को भारत का समर्थन मिला, यही प्रभावशाली साबित हुए। अगर यही देखें कि जो 1858 में भारत, लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे 1858 में भारत के आधुनिकीकरण को रोक दिया गया, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप किया था। भले ही सकारात्मक हस्तक्षेप किया हो, लेकिन भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा वो आघात मानते थे, क्योंकि हमारे यहाँ रूढ़िवादी वर्गों की संख्या ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया, विधवा पुनर्विवाह को अलाउ किया, बाल विवाह को ख़त्म करने का प्रयास किया, नर बलि को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो लोगों को लगा कि ये हमारे जो संस्कृति है उसमें हस्तक्षेप कर रही है। हस्तक्षेप करने के कारण ये जो आक्रोश है 1857 में फूटता है। इस वजह से जब 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारतीयों का शासन जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन जाता है, तो भारत का आधुनिकीकरण रोक देते हैं और ये कहते हैं कि भारत में हम भारत के जो सांस्कृतिक और सभ्यता या सामाजिक बुनावट है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और देखेंगे इसके विरुद्ध में वो कार्य करना की शुरुआत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने 1858 के बाद से क्या हस्तक्षेप किया था या अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। देखेंगे कि रेडिकल्स में हम लोग देख रहे थे कि रेडिकल्स बहुत ज़्यादा सुधार की बात करते हैं, और लेकिन धीरे धीरे क्रमशः सुधार की बात करते हैं अपनी कमियों को देखते हुए। हमने कहा था कि 1858 में सत्ता जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली जाती है, जो भारतीयों की सत्ता है ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली जाती है, ये भारतीयों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को रोक देते हैं। 1858 के घोषणा पत्र में कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय जनता में आक्रोश का कारण यही था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप कर रही है, परंपरा में हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1858 के बाद भारत में जातिवाद को बढ़ावा दिया, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया, ताकि अपना हित साध सके। इसके माध्यम से इसने डिवाइड एंड रूल की पद्धति अपनाई, नीति अपनाई, जिससे क्या हुआ कि भारतीय समाज बढ़ता हुआ चला गया, जिसका बीज उस समय डाला गया था और आज भी उसका प्रभाव हमें
दिखाई देता है। यूरोप में नवीन चेतना उत्पन्न हो रही थी और 3 क्रांतियाँ हो चुकी थी। अब भारत में भी 3 वर्ग उत्पन्न हो चुके थे, जैसे कि हमने बताया कि भारत में भी परंपरावादी या रूढ़िवादी, दूसरा अपना वो प्रगतिशील वर्ग तथा तीसरा अपना रेडिकल्स आते हैं। तो भारत में भी ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि यूरोप में जितनी परिस्थितियाँ थी भारत में भी प्रवेश कर चुकी थी। अब देखेंगे थोड़ा सा कि अंग्रेज़ों ने भारत में क्या क्या सुधार किया था, उसको देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये 1858 के बाद की स्थिति है। 1857 से पहले क्या क्या अंग्रेज़ों ने सुधार किया था उसको एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, एक झलक लेते हैं उसकी। 1825 के आसपास हम लोग देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में शासन करती है, उसने बहुत सारे सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसका प्रभाव आज भी हमें दिखाई देता है। भारतीय समाज की विडंबना आज भी ये चीज़ें मौजूद थी, जो बुराइयां थी वो कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है, जिसमें अब हमें दिखाई देगा जातिवाद ने समाज को बांट रखा है और कहीं ना कहीं आज भी दिखाई देता है। अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं कर सकती थी, सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी की सारी बुराइयां आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है, जिनकी जड़ें हमें पास्ट में है, प्राचीन काल में है। इन सब के विरुद्ध में ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए, ठीक है ना। तो ये देखिए कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जितनी नकारात्मक चीज़ें थी वहाँ पर ब्रिटिश ने सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए कानून बनाए और इसकी जड़ों को हिलाने का प्रयास किया, और आज कहीं ना कहीं इसके जड़ें धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं। आज भी मौजूद है बट ख़त्म होते जा रही है। इनके लिए कानून बना रहे हैं, इनके लिए ये सारी चीज़ों के लिए कानून बना रहे हैं। जनता के विरोध के बावजूद भी कुछ भारतीयों का अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं मिला इन कानूनों के बनाने में। अभी देखेंगे आगे कौन कौन भारतीयों ने इन बुराइयों के पीछे, जो भी इनकी बुराइयां थी, ये जो जितने प्रथाएं थी, इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए भारतीयों को भी साथ मिला अंग्रेज़ों का, ठीक है ना, कानून बनाने के पक्ष में। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनी शासन ने भारतीय समाज को आधुनिकीकरण किया। मानवीय उदार बंधुत्व एवं समानता के आधार पर समाज को स्थापित करने के लिए इन्होंने कानून बनाया। इसके बाद देखेंगे कि दुर्भाग्यवश इनका प्रभाव उतना नहीं हुआ, जितना भी कानून बनाया इनके खिलाफ उनका प्रभाव उतना ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं आज भी उसका ये जो निगेटिव प्रभाव है आज भी हमारे समाज में मौजूद है। उस समय तो प्रबल रूप से था, लेकिन आज भी इसका प्रभाव हमारे समाज में दिखाई देता है कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में, परंतु इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इस पर प्रभाव छोड़ने की जो शुरुआत हो चुकी थी, इनमें सुधार होने की शुरुआत हो चुकी थी। मध्यकालीन भारत के दौरान देखेंगे कि अकबर, पेशवा और जय सिंह ने भी इस तरह के कानून बनाए। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए, बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाए। जय सिंह ने तो शादियों में जो एक्स्ट्रा खर्च होते थे, बहुत ज़्यादा तामझाम होता था, उसको खर्च को कम करने को कहा गया और सादे तरीके से शादी करने को कहा, ताकि महिलाओं की जो कन्याएँ थी जन्म लेते उनकी हत्या न कर दी जाए, ठीक है। ताकि कुछ लोगों को देखते हैं कि कौन कौन भारतीयों ने अंग्रेज़ों को साथ दिया इन सब के विरुद्ध कानून बनाने में। सुधार संबंधी कानूनों की बात करें तो लड़कियों की हत्या बहुत ज़्यादा उस समय प्रबल रूप में हो रही थी। ये राजपूतों के क्षेत्र में लड़कियों की हत्या बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि राजपूतों के क्षेत्र में युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे। युद्ध बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत लोग मारे जाते थे, तो शादी के लिए लड़के नहीं बचते थे, इसलिए लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इसके अलावा शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च होते थे, दहेज के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होते थे दहेज में, इसलिए लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। यानी कि तो पेट में मारा जाता है आजकल, लेकिन पहले क्या होता था कि जन्म लेने के बाद मारा जाता था, ठीक है ना। ये कारण थे, कितना गंदी प्रथा थी यार। 1795 से 1802 में 2 कानून आए, ठीक है ना। इसके विरोध में 2 कानून आए। शुरू में इस कानून का असर नहीं हुआ, परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में और हेनरी हार्डिंग ने सख्ती से इन कानूनों को लागू किया कि लड़कियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। विलियम बेंटिक सेना एवं डिप्लोमेट थे। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो ये जनजातियों में प्रचलित प्रथा नर बलि के विरुद्ध कानून बनाए। याद कर लीजिएगा, 1 नंबर के सवाल में ही आएगा। नर बलि के विरुद्ध किसने कानून बनाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ये गोंड आदिवासियों में ये प्रचलन थी कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्यों को बलि दी जाती थी। बताइए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्यों का गर्दन काट दिया जाता था। कितना विभत्स रूप, कितने पिछड़े लोग थे इस समय।
तो उसके बाद सती प्रथा सबसे खतरनाक चीज़ था ये, ठीक है ना। 1829 AD में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। बेंटिक को भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक इसके विरुद्ध में कानून लाए हुए थे और भारत में समर्थन इनको राजा राम मोहन राय को मिला। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये तर्कशील एवं साहसी व्यक्ति थे, ये प्रखर बौद्धिक व्यक्ति थे। आगे चल के इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये आधुनिक भारत में भारतीय समाज को श्रेष्ठतम नेतृत्व करता थे, कि आधुनिक भारत में भारतीय समाज को श्रेष्ठतम नेतृत्व करता देने वालों में से थे राजा राम मोहन राय, जो कि बंगाल के क्षेत्र में थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1815 से और 1818 के बीच में एक सरकारी आंकड़ा होता है सती प्रथा में, कि वेस्ट बंगाल में 800 सतियाँ की गई थी। क्या किया जाता था कि पति की मृत्यु हो जाती थी, उसी चीते पर महिला जो थी उस पर उनको बैठा दिया जाता था और पति के साथ ही जल जाती थी। देखिए कि जीवित रूप में जलाना कितना दर्दनाक होता होगा, बेचारी कितनी दर्द से मरती होंगी। तो ये देखिए 800 सतियाँ हुई थी, माने ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन 800 सतियाँ होती है। और इसके विरुद्ध में ये जितनी बुराइयाँ थी समाज में, जितनी भी बुराइयाँ थी, बैड इवल्स थी, 1829 AD में सती प्रथा के विरुद्ध में कानून लाया था और सती प्रथा को अंत किया गया और कहा गया कि ये कानूनी रूप से अवैध है, आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सती प्रथा। आगे देखते हैं विधवा पुनर्विवाह को लेकर। सुधार संबंधी कानूनों में देखते हैं कि 1856 AD में हिंदू विधवा को विवाह करने के लिए पुनर्विवाह संबंधित कानून लाया गया, कि हिंदू विधवाएं जो होती थी वो भी विवाह कर सकती हैं। विधवाओं का जीवन की चर्चा करें तो लंबे बाल नहीं रख सकती थी, यानी कि जो हिंदू विधवा थी वो क्या होती थी, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। विधवाएं लंबी बाल नहीं रख सकती, ये श्रृंगार नहीं कर सकती थी, हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे। इसके अलावा जीवन में उत्सव नहीं मनाएंगे, शुभ कार्यों में ये उपस्थित नहीं रह सकती है। इनका जीवन देखेंगे कुल मिला के नारकीय जीवन हो गया था, ये नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य थी। इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह संबंधित कानून लाने में भारतीयों के सहयोग को देखें तो इसमें श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है, जो कि संत, त्यागी, उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वेस्ट बंगाल में इनका भी जन्म हुआ था। प्रभाव सतही क्यों ना हो, इन सब चीज़ों का जितने भी सुधार किए गए, प्रभाव सतही क्यों ना हो, विचार पद्धति तो आरंभ हो गई थी। तो ये रहे अपना कंपनी के शासन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले 3 बौद्धिक वर्गों का उदय देखा था, 3 वर्गों का उदय देखा था, जिसमें सबसे पहला अपना था रूढ़िवादी वर्ग, दूसरा था प्रगतिशील वर्ग, तीसरा था रेडिकल्स वर्ग। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपनी ने भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत की और सती प्रथा, बाल विवाह, लड़कियों की हत्या, नरबली, विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रथाओं को किस तरह से कानून के दायरे में लाती है। और उसका प्रभाव हमें आज भी दिखाई देता है कि ये जो कानून लाया गया था उसके सारे के सारे जड़ उस समय थे और जिसका प्रभाव आज भी हमें दिखाई देता है। तो ये रही अपनी कंपनी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ। कल हम लोग कंपनी की शिक्षा की नीतियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद से कंपनी की जितनी भी थी नीतियाँ वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग 1857 की क्रांति में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।